हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ये है ग्रुप थ्योरी का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं वो आपको पीछे वाले टॉपिक जो हमने पढ़ा था मैट्रिसेस, उससे सीधे सीधे कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपने वो टॉपिक नहीं किया तो उसको किए बिना ये मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको करने का। इसमें मेनली हम लोग पढ़ने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप को हम जो है दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक होगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एक होगा इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। बात करेंगे क्या होता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सबसे पहले बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ पहले बुक से मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ मैट्रिसेस, इज करेस्पॉन्डिंग टू सिंगल ऑपरेशन इन द ग्रुप that can be combined among themselves in a manner parallel to the way in which group elements are combined। ठीक है, और इसके साथ वो पॉइंट लिखे हुए हैं, एवरी एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ठीक है उनको हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में डिसाइन करेंगे। दूसरा है मैट्रिसेस ऑफ दिस एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड इन द सेम मैनर एज एलिमेंट्स आर कंबाइंड। ठीक है, फिर लिखा हुआ ग्रुप ऑफ दिस मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। अब बोला सर क्या क्या लिख दिए सर, मतलब तो सबसे पहली बात आप इसको नोट कीजिए, इसको नोट किए बिना आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये बुक से ली गई है ये लाइंस। तो ये बुक में जो डेफिनेशन है ठीक है रिप्रेजेंटेशन ग्रुप की जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 उसके बारे में है। सबसे पहले कहा कि रिप्रेजेंटेशन ग्रुप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ मैट्रिसेस। ये भाई जो ग्रुप है ठीक है, जैसे पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं तो पॉइंट ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अब यहाँ पर हमें क्या करना, अब हमें मैट्रिसेस के फॉर्म में लेना है। क्या मतलब इसका मैट्रिसेस के फॉर्म में लेना है, मैट्रिसेस के फॉर्म में ये लेना है, इसका मतलब एकदम ध्यान दीजिए बच्चे लोग, मैंने आपको एक एक बातें सिखा दूंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ठीक है, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O। वाटर मॉलिक्यूल H2O का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है बच्चे लोग, तो C2V होता है। ठीक है, तो C2V में जो एलिमेंट्स हैं, C2V में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो C2V में एलिमेंट्स हैं आपको पता है, आइडेंटिटी होगा, ठीक है, C2 होगा, ठीक है, और सब्सिडियरी एक्सिस तो होगा नहीं, ठीक है, E है, C2 है, उसके बाद आपको जो है सिग्मा V है। प्लस का साइन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 सिग्मा V, ठीक है, और जो हो गया ये है EC2 2 सिग्मा V। ठीक है, हालांकि सिग्मा V जो है इसके साथ में एक और आपको है, इसमें एक सिग्मा H है, नहीं इसमें सिग्मा H नहीं है, तो इसमें E है, C2 है और 2 सिग्मा V है। देखिए E तो E होता है, C2 हो गया, सिग्मा V हो सिग्मा है, ऑब्वियसली इसको ब्रेक करेंगे हम, क्योंकि C2 को मान लेते हैं अगर Z, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि जो एक्सेस होता है डियर स्टूडेंट्स ऐसे होता है एक्सेस, आप ऐसे ले सकते हैं X Y Z। अगर ये C2 Z लिया हमने तो C2 अगर Z लेते हैं तो जो हमारे सिग्मा V है वो कौन कौन से होंगे, तो सिग्मा V हमारे पास 2 आ जाएगा, कौन कौन, एक आ जाएगा सिग्मा XZ और एक आ जाएगा सिग्मा YZ। ठीक है भाई, 2 सिग्मा V ही लिखते हैं, लेकिन सिग्मा V को भी हमने क्या किया, फ्रैक्शन में हमने इसको फ्रैगमेंट को ब्रेक कर दिया, मतलब सबका अलग अलग हम लिखने जा रहे हैं। अब बोलोगे सर थोड़ा सा नंबर दोबारा पढ़िए सर इसको, हमने बिल्कुल बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ मैट्रिसेस ईच करस्पॉन्डिंग टू सिंगल ऑपरेशन। ये देखिए बच्चे लोग क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंगल ऑपरेशन इन द ग्रुप दैट कैन बी कंबाइंड अमॉन्ग। अब यहां तक तो बात समझ में, सिंगल ऑपरेशन इन द ग्रुप, चलिए यहां तक तो बात आप समझ में आ गई आपको, चाहिए दैट कैन बी कंबाइंड अमॉन्ग देमसेल्फ in a manner parallel to the way in which group elements are combined। अब इस बात का मतलब समझते हैं हम लोग, that can be combined among themselves। चलिए ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं क्या मतलब है इस बात के। चलो, तो C2V के इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन है इस ग्रुप के एलिमेंट्स, इतने E है, C2Z है, 2 सिग्मा V है। अब सिग्मा V को हम लोग, तो आपको 2 सिग्मा V है तो उसको सिग्मा XY और XZ ले, चुकी है C2Z होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा XY और सिग्मा YZ होगा। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, क्या बोला जा रहा है आपको, अब ये बोला जा रहा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो भैया ई का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको पता है
कि जब ई है आइडेंटिटी, इसका मतलब एक्स अपनी जगह पे रहेगा, वाई जेड में कोई छेड़छाड़ नहीं, वाई अपनी जगह में रहेगा, एक्स जेड में कोई छेड़छाड़ नहीं, जेड अपनी जगह पे रहा, एक्स जेड में कोई एक्स वाई में कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, चलिए सी टू जेड, सी टू जेड में आपने क्या देखा भाई, सी टू जेड में आपने यही देखा है बच्चों, एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने पीछे पढ़ लिया इसके बारे में। सी टू जेड में आपने क्या देखा है, सी टू जेड, जेड अपनी जगह कांस्टेंट हो जाता है, जेड अपनी जगह कांस्टेंट हो गया। जबकि सी टू जेड की बात करें तो एक्स घूम गया है, ठीक है, वाई जो है वो भी घूम गया है, लेकिन जेड जो है वो अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिला है। यही मतलब होता है ना। चलो सिग्मा एक्स जेड का क्या मतलब, सिग्मा एक्स जेड आपको पता है ये एक्स है ये जेड है, सिग्मा एक्स जेड इसका मतलब एक्स जेड पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, वाई पलट के पीछे चला गया। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 1 0 0, ठीक है, देखो 0 0 1, लेकिन वाई पलट गया है 0 -1 0। अच्छा सिग्मा वाई जेड की बात कर, सिग्मा वाई जेड कहाँ है, सिग्मा वाई जेड ये रहा वाई जेड, इस बार एक्स पलट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीजिए। देखिए हमने इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, देखिए मैं अपनी बात से पलट नहीं रहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप इज डिफाइंड एज सेट ऑफ मैट्रिसेस इज करस्पॉन्डिंग टू सिंगल ऑपरेशन इन द ग्रुप। यहाँ तक बात कहिए, आगे बढ़िए, दैट कैन बी कंबाइंड अमॉन्ग देमसेल्फ इन पैरेलल मैनर। अब सबको कंबाइन कीजिए भाई। आपको पता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, 1 1 1 आपको पता है ना कि डायगोनल ऐड करते हैं, लो 1 1 1 3, -1 +1 यानी कि -1, 1 -1 1 यानी कि +1, -1 +1 1 +1 यानी 1। ये देखिए यही हो गया आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इसको हम लोग बैथे नोटेशन भी कहते हैं, टॉ या बैथे नोटेशन कहते हैं इसको। तो ये जब हम लिखते हैं ना न्यू आर आर, तो ये हो गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी आया आपका 3 -1 ये +1 1। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि C2V ग्रुप का पॉइंट ग्रुप का पूछे या H2O पॉइंट ग्रुप का आपसे कोई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूछे, तो आप उसको सिंपल वे में बताओगे कि देखो भैया ये हमारा हो गया 3 -1 1 1, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी को हम लोग जो ये कैरेक्टर भी हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग कैरेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टर ग्रुप हो गया। भैया आपको याद है ई का कैरेक्टर क्या था, आप जरा से तरह पीछे जाइए आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए याद कीजिए, देखिए आइडेंटिटी +3 i -3 C2 क्या होता -1, C3 क्या हुआ 0, C4 क्या हुआ +1, याद है ना। देखिए भाई आइडेंटिटी 3, उसके बाद क्या इन्वर्जन उल्टा -3, C2 -1 C3 0 C4 +1, देखिए -1 0 +1 याद होगा आपको। S की बात करते थे S2 S3 S4 -3 -2 -1, ठीक है, ये भी आपने सीख लिया है इसको। तो डियर स्टूडेंट इन चीज़ों को तो आप ध्यान में रखना ही, ये तो आपको काम आएगा ही, इसको काम मतलब इसको जरूरी है इसको याद रखना। वैसे आपको याद करो कि CN के लिए क्या पॉइंट कैरेक्टर कैसे निकालते थे, तो 2 cos थीटा +1, और आपको SN के लिए कैसे निकालते थे, तो 2 cos थीटा -1। चीज़ें तो आपको याद ही होंगी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपने C2V का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखा वो ये है। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पर बिना पूछे एक टर्म एंट्री कर दी सर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमने हाँ वेरी गुड, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। जिस टाइम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ही क्यों, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी पूछिए कि दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन, जो हमने ग्रुप के बारे में बात की, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप को हम लोग दो तरह से, उस ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक है रिड्यूसिबल ग्रुप और एक है हमारा इररिड्यूसिबल। तो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन भी दो तरह हो गया, रिड्यूसिबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। अब क्या है ये रिड्यूसिबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिसाइड किया हम लोगों ने, ये ठीक है, ये जो डिसाइड किया हमने, ये डिसीजन जब हम जो है XYZ एक्सिस के थ्रू लें, 3n के मतलब 3n बात करेंगे, 3n क्या होता है, 3 इंटू n फॉर n मतलब एटम होता है, 3n एटम के 3n सिस्टम पे लें, ठीक है, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे लें, या ओनली 3 आपको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उस पे लें XYZ, या फिर बॉन्ड वेक्टर के बेसिस पे लें, या सिर्फ बॉन्ड एंगल के बेसिस पे लें,
ठीक है। इन 4 बेसिस पे जब हम लेते हैं तो उससे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन निकल के सामने आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसी को जब हम GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के बिहाफ पे हम इस रिप्रेजेंटेशन को चेक करें तो ये हमारा कहलाता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नहीं समझे आप बात को, रिलैक्स हो जाइए। मैंने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप है बच्चे लोग, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप है ये 2 तरह का हुआ, ठीक है। एक हो गया आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हुआ इररिड्यूसिबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन या इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जब हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारे पास जो बेसिस होते हैं, देखिए मतलब आप ये सोचिए कि डेरिवेशन ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कि जब भी डेरिवेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं भैया, ये देखो ना, ये सारे जो मैट्रिसेस हैं, इन सारे मैट्रिसेस का जब हम डेरिवेशन करते हैं किसके बिहाफ पे, जब हम मतलब हम किसी बेसिस पे करते हैं। अब वो बेसिस क्या क्या है, वो बेसिस 2 तरह के हैं। एक नंबर उसमें आता है पहला टाइप का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब चाहे आप उसको जो है XYZ एक्सिस के बिहाफ पे लीजिए। जब XYZ एक्सिस के बिहाफ पे लेंगे इसको बोलेंगे 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दूसरा हो गया 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तीसरा हो गया बॉन्ड वेक्टर। चौथा हो गया आपका बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो हमारे पास चौथा कौन सा हो गया, बॉन्ड एंगल। तो बच्चे लोग इन जब 4 बेसिस के बिहाफ पे, इन 4 बेसिस पे जब हम जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस का हम जो डेरिवेशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जिसमें मेनली हमें ये पढ़ना है और ये दोनों जो होता है CSIR में नहीं आता, बट मैं फिर भी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा ऐसा कि कल चल के आप किसी कॉलेज लेवल पे जाइए PhD करते हुए, किसी भी लेवल पे आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, ऐसा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये सिंपल है, डेराइव्ड बाय GOT मतलब ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ठीक है। GOT की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डेराइव्ड बाय GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, इसके बिहाफ पे जब हम करते हैं तो ये हमारा कहलाएगा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो हो गया हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है XYZ के बिहाफ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बॉन्ड वेक्टर, बॉन्ड एंगल, इन सब के बिहाफ पे करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर बेईमानी मत करो, अभी आपने ये वाला बताया था सर, अभी आपने ये वाला बताया था, ये किसके बिहाफ पे बताया था? मैं बोला खुद सोचो किसके बिहाफ पे बताया होगा, किसके बिहाफ पे बताया होगा? ऑब्वियस सी बात है, XYZ 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे बताया। खुद सोचो ना बच्चे, XYZ उसी के तो बिहाफ पे आपको मैंने बताया है। जब XYZ के बिहाफ पे बताया तभी तो ये आया ना। तो इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट ग्रुप देखा, ये हमने किस पे देखा, हमने देखा 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे। आप बोलो सर अगर ऐसा है सर तो फिर किसी और का भी दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है बच्चे लोग कि C2 में ना एजम्पशन आसान होती है, ठीक है। जैसे C2 में क्या होता है, एजम्पशन आसान होती है। जैसे कि आपके पास एक बात पता है, सपोज कीजिए कि अगर ये XYZ हो, देखिए XYZ हो, तो अगर हम किसी को मान लो ये आगे वाला Y है या मान लो ये वाला Z है, कोई भी आपकी मर्जी है, इसको ऐसे घुमाओगे। अगर मान लो कि C2 से घुमाया हमने, गौर से देखना, ये मान लो Z है, यही रह गया और X चला जाएगा Y पे, Y चला जाएगा -X पे। तो ये आसान है, इसको एज्यूम करना आसान है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको C3 से घुमाना हो, देखिए C3 से घुमाना हो तो फिर इस तरह से निकालना, आप मैट्रिसेस से निकालना। अब मान लो ये है, जैसे BF3 है, जैसे मान लो NH3 है, अब इसको घुमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब घुमा तो लोगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि X एक्सिस कहाँ गया, Y एक्सिस कहाँ गया, Z एक्सिस कहाँ गया। तो ऐसे केस में आपके लिए आसान है कि आप हमेशा आइडेंटिटी को तो 3 ही मानना, क्योंकि आइडेंटिटी तो 3 ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी में तो 3 ही रहेगा। मान लो कि यही है, सपोज करो कि ये आपको कोई C3 है, मान लो NH3 है,
या BF3 है। जब ये 120 भी घूमेगा और एक पूरा चक्कर लगा के आ जाएगा वापस से वहीं, तो इसका मतलब x में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, y में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, z में भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसका मतलब आइडेंटिटी किसी का भी हो, आइडेंटिटी किसी का भी हो, वो हमेशा 3 ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम और सबके लिए होगी, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जैसी आइडेंटिटी रही, सोचिए x वाला वहीं रहा, y वाला वहीं रहा, z वाला वहीं रहा, कोई कहीं नहीं गया। और जब कोई कहीं नहीं जाएगा तो उसमें चेंज क्या होगा? तो कोई भी चेंज नहीं होगा। वो आइडेंटिटी जब रहेगा तो 1 1 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, वो 3 बन जाएगा। C3 C2 में चीज़ें बदलेंगी, जो C3 आएगा, C5 आएगा, इस टाइप में चीज़ें बदलेंगी। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चे लोग? तो हम ऐसे केस में फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos थीटा प्लस 1, ठीक है। और S के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Sn के लिए 2 cos थीटा माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को बिल्कुल दिल में बिठा लीजिए कि हमने क्या बोला कि C2 भी पॉइंट ग्रुप है, उसके लिए हमारे पास E बना, C2Z बना, x सिग्मा xz बना, सिग्मा yz बना। इन सब के लिए पर्टिकुलरली हम लोग लिखते गए और हमारे पास क्या गया? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 - 1 1 1। ये कंबाइंड वे है, हमने पैरेलल वे में इसको कंबाइन किया। इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा से पढ़िए, इसको नोट करके, ठीक है। दैट कैन बी कंबाइंड अमॉन्ग देमसेल्फ इन अ मैनर पैरेलल टू द वे इन विच ग्रुप एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ठीक है। हमने ग्रुप एलिमेंट्स को क्या किया? कंबाइन कर लिया। अब जरा इन दो लाइंस को पढ़िए। एवरी एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मैनर ऑफ मैट्रिक्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको क्या किया है? मैट्रिक्स। देखो जितने भी एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट है ना, CE C2Z सिग्मा xz सिग्मा yz, ये सब तो एलिमेंट्स हैं। इनको किस में हमने रिप्रेजेंट किया है? हमने इसको मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट किया है। और पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैट्रिसेस ऑफ दिस एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड इन द सेम मैनर एज एलिमेंट्स आर कंबाइंड, कि हम मैट्रिसेस को वैसे ही जोड़ते हैं, मैट्रिसेस को वैसे ही जोड़ते हैं जैसे हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। जैसे एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं वैसे ही मैट्रिसेस को कंबाइन करते हैं। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इन द सेम मैनर एज एलिमेंट्स आर कंबाइंड, ग्रुप ऑफ दिस मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप। अब यही जो लास्ट का लाइन कमाल की बात है, यही जो लाइन है लास्ट का, ग्रुप ऑफ दिस मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, कि यही जो ग्रुप है, यही जो ग्रुप है, ये जो आपने ग्रुप निकाला, इसमें ना कोई प्लस लगाना, मतलब ऐसे नहीं करना है कि कॉमा लगा देना है या प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, जो जैसे उसको एज इट इज रहने दीजिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस ग्रुप का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप दो टाइप के हो गए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ही रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। मेरी बात को ध्यान से समझो। रिड्यूसिबल, देखो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप कितने टाइप का? दो टाइप, रिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप की बात कर रहा है वही बात कर रहा है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। क्योंकि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो, वो है तो ग्रुप ही। वो तो ग्रुप को जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम एंगल के बेसिस पे, बॉन्ड वेक्टर के बेसिस पे, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, तो वो बन जाता है रिड्यूसिबल। लेकिन उसी ग्रुप की जब हम डेरिवेशन, जब हम ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से करते हैं, तो वो बन जाता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कितना आसान है। इसलिए इस बात को दिमाग में मत बिठाइए, दिमाग में इसको भरने मत दीजिए। अब हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से इसको लेके चलेंगे। आप बोलोगे सर आपसे एक शिकायत है। बोले क्या शिकायत है भाई? तो आप बोल रहे सर इसको हटा दो। हमने हाँ इसको हटाओ, क्योंकि मतलब ये ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह लिखना। क्योंकि जब x y में गया, y z में गया, जब सिंपल पता हो तो इसके बारे में ये लिख के चलना बहुत आसान है। लेकिन जब ये पता ना हो, जब मान लो C3 आ जाए, D3 आ जाए, आप उसमें पता कैसे करोगे x कहाँ गया, y कहाँ गया? एग्जैक्टली पता करना बहुत ही मुश्किल काम है। और जब मतलब उसके लिए आपको फिर ये लेके चलना होगा, आपको यहाँ से फिर इसको यहाँ ले जाना होगा, फिर यहाँ वाले को यहाँ लाना होगा, तो आप ना उलझ जाओगे। उस उलझन से बेटर है, हालांकि ये तरीका तो यही है, लेकिन हम इसको रिप्लेस करके हम क्या करेंगे? हम इसको रिप्लेस करके क्या यूज करेंगे? हम इसको रिप्लेस करके ये यूज करेंगे। आपको पता है यही तरीका है हमारे पास, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में सिखाया है, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपको समझ में आता है। तो इसका मतलब है बच्चे, हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 4 बेसिस पे बढ़ा, मतलब डेराइव हुआ, और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ GOT के बिहाफ पे क्या हुआ? डेराइव हुआ। अब हम क्या करते हैं? सिंपल आगे बढ़िए, फिर से एक बार बात करते हैं C2V की। फिर से बात करते हैं C2V की। इस बार जो बात होगी वो बात मैट्रिसेस के बिहाफ पे नहीं, फॉर्मूला के बिहाफ पे करेंगे। थ्योरी क्या कहता है?
थ्योरी मैट्रिसेस का नाम लेता है, लेकिन हमें पता है कि मैट्रिसेस C3 के केस में, C5 के केस में मैट्रिसेस निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रुप कहाँ से कहाँ तक जाता है। 120 एंगल पार कर, आपको पता 90 पार कर जाएगा तो सीधे वो मतलब 180 पार करने के बाद सीधे उल्टा चला जाएगा, लेकिन 120 पार करने के बाद कौन कहाँ जाता है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो C2V के कौन कौन से एलिमेंट है बच्चे लोग, आपको आइडेंटिटी है, C2Z होगा, अगर C2Z होगा तो उसका मतलब हो गया सिग्मा XY और सिग्मा YZ आएगा। अगर C2Y आता तो सिग्मा XZ और सिग्मा क्या होता, XY होता, ठीक है, ये हो जाता। अगर मतलब अगर ये Y होता तो ये क्या होता, XZ होता, YZ होता। अगर ये C2X होता तो ये X आपको YZ होता, और क्या होता आपको ये अगर X होता तो ये YZ होता, मतलब XY होता, और ये XZ होता। इस टाइप से समझ रहे हैं बात हो गई। जैसे ये Z है तो हमने क्या लिया है, अगर ये Z है तो ये दो प्लेन हो गए, एक प्लेन कौन हो गया XY और दूसरा प्लेन कौन हो गया XZ। इसी टाइप से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए ये है ना, देखिए Z है तो सॉरी एक XZ एक YZ है ना, ये अगर Z होगा तो एक प्लेन ये हो जाएगा XZ और दूसरा प्लेन ये हो जाएगा YZ। Z को नहीं कट करना है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर XZ और YZ, ये देखिए सिंपल, बड़ा आसान है, ठीक है। मेरे लैंग्वेज में मत जाइए, कभी कभी मुंह से गलत निकल जाता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। E है, C2Z है, Z को लेके Z को कट नहीं करना है, Z के साथ XZ आएगा, YZ आएगा। ये लो, आपको पता है E है, E का तो भाई 3 ही होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। C2Z 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos 180, ठीक है, 2 cos 180 1 2 cos 180 प्लस 1, तो 2 cos 180 क्या हो गया भैया, cos 180 क्या होता है आपको ये हो जाता है -1 प्लस -1, और ये क्या था 2 × -1 है ना। अरे भैया पता है ना कि 2 cos 180 क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि cos 180 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 90 इज इक्वल टू माइनस साइन 90, और माइनस साइन 90 मतलब साइन 90 कितना हो जाता है आपको 1 हो जाता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो 2 × -1 इज इक्वल टू -2, और -2 प्लस 1 क्या हो गया -1। तो बड़ा आसान है। C2Z क्या हो गया -1 हो गया। सिग्मा XZ आपको पता है सिग्मा के लिए हमेशा क्या आता है 1 ही आता, चाहे कोई भी सिग्मा हो तो गया। देखिए सिग्मा कोई भी आपको 1 ही आता है, तो यही हो गया आपका क्या रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कौन सा भी यहाँ पे ये XYZ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये XY यानी कि 3n ये 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं है, बात करेंगे उसके बारे में। ये 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हम पहला केस पढ़ रहे हैं 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो का पहला केस है हमारा ये वाला केस। अभी हम सारा केस इसी पढ़ रहे हैं, अभी इस पे नहीं गए हम, 3n पे नहीं गए, अभी सिर्फ XYZ 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे है। तो भाई लो निकल गया 3 -1 -1 हमने दो तरीके से जोड़ के दिखाया। चलो अब बात करते हैं ना हम C3V के बारे में। C3V का एग्जांपल ले सकते हो आप। C3V कौन हो गया, जैसे NH3, ये है ना C3V, पता है आपको, ये अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है C3V होता है। ये कट रहा है क्या इधर, सॉरी अमोनिया ये कट रहा है थोड़ा, अब इधर कट रहा है क्या, कभी कभी होता है कि थोड़ा कट जाता है। चलिए तो बात करते हैं C3V पॉइंट ग्रुप की। अगर C3V की बात करें तो C3V में कौन कौन आता है भाई, C3V में सबसे पहले E आता है,
फिर C3 आता है। C3 कितने होंगे भाई, आपको 2 C3 आएंगे, पता है ना। C3 में कितने पॉइंट, C3 होता है 1 C3 2 C3, आपको पता है ना, n-1। अच्छा C3 आ गया, C2 कितने आ गए, 3 C2 आ गए, ठीक है। और कौन आ गया भाई, इसमें सिग्मा वी आ गया। अरे भाई सिग्मा वी है ना, सिग्मा वी, लेकिन इसमें एक्स वाई जेड की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, सिग्मा वी ही को लिखना है आपको। तो क्या हो गया भाई, सिग्मा वी। तो ये हो गया आपका C3 वीक में जो आपके एलिमेंट्स आए वो कितने आ गए, आपको 4 एलिमेंट्स आए, E आया, C3 आया, 3C2 आया, सिग्मा वी आया। इसमें चूंकि एक्स वाई जेड के एक्सप्लेनेशन इसमें करना पॉसिबल नहीं, इसलिए सबको एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता कौन सा अब ये वाला प्लेन कौन सा एक्स वाई होगा, कौन ये होगा, कौन ये होगा, क्योंकि ये जो एक्स वाई है ही नहीं, एक्स वाई पे एग्जैक्टली एक्स वाई पे है ही नहीं, इसलिए इसको सीधे एक साथ लिख दीजिए। हम कंबाइन करना हमारी इसमें टेंडेंसी रहती है। C3 का जो हो गया, सबसे पहले आपको एलिमेंट के लिए आपको पता है क्या हो जाएगा 3। C3 कितना आएगा, C3 के लिए क्या आ गया भाई, तो आपको C3 आपको याद होगा C2 -1 C3 0, नहीं पता तो निकाल लीजिए। C2 क्या होता है आपको पता है, C2 आपको -1 होता है। और सिग्मा वी क्या होता है आपको पता है, सिग्मा वी 1 होता है। अलग अलग लिखिए या एक जगह लिखिए कोई बात नहीं, कंबाइंड वे होता है, ठीक है। अलग अलग को जोड़ नहीं सकते हम, ऐसा नहीं कि अलग अलग था कि हम जोड़ते नहीं हैं। अगर सब एक जैसा है तो सबके बदले एक ही लिख देंगे, अगर सब एक जैसा है उसके बदले एक ही लिख देंगे, सब एक जैसा है उसके बदले एक ही लिख देंगे, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। चलो तो हमारे पास C3 भी पॉइंट ग्रुप में क्या आ गया, हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आया, हमारे पास जो हमारा ट्रॉ आया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो कितना आया 3 0, ठीक है, -1 ये देखिए हमारे पास क्या आ गया 3 0 -1 आ गया, ये इस तरह से 3 0 -1 सॉरी 3 0 -1 +1 ये आपको आ गया। अच्छा ठीक है, ये भी आपको आ गया। अगर मान लो जैसे हम इसको भी ना देख के बात करते हैं D3 की, D3H की, कौन है, जैसे हमारे पास BF3 है, जैसे हमारे पास BF3 है, तो BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है आपको B F F F, आपको पता है BF3 का पॉइंट ग्रुप क्या होता है D3H। चलिए D3H है तो D3H का जरा लिखा जाए, D3H ग्रुप के लिए इसके एलिमेंट्स लिखे जाएं। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखना होगा आपको, उसके बाद D3 है, आपको पता है D3 है तो C3 आएगा, C3 आएगा तो C3 में कितने ग्रुप होंगे, तो C3 में 2 होगा, n-1 तो 2C3, अच्छा 3C2 आपको पता है 1 सिग्मा H। अच्छा उसके बाद कौन है भाई, तो D3 है, याद कीजिए D3 होगा तो S3 भी होगा, D3 होगा तो क्या होगा S3 भी होगा, और उसका नंबर कितना आएगा, तो आपको पता है n-1 कितने आएंगे, n-1 तो 3 है, तो 3 के लिए क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा और कौन है भाई, तो सिग्मा वी है, कितना सिग्मा वी है, तो भाई 3 सिग्मा वी, D3 है तो सिग्मा वी 3 ही होगा ना, 3 सिग्मा वी। चलो जरा इसका आप चेक करना चाहते हैं, अगर ये 3 है तो 3 चके 12 एलिमेंट्स होने चाहिए इन टोटल। देखो तो एलिमेंट्स कितने हो गए, एलिमेंट सिमेट्री 3 चके 12 होंगे, तो यहाँ से कितने हो गए 1 2 3 3 6 1 7 7 2 9 और 9 3 12 है ना। आपको पता है 4n होता है इसका एलिमेंट नंबर टोटल ऑफ एलिमेंट्स, तो ये निकल गया। अच्छा ठीक है, D3H है। सबसे पहले डिसाइड करो कि आइडेंटिटी के लिए कितना होगा, तो आइडेंटिटी के लिए जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका क्या होना चाहिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना आता है 3 आता है। C3 है, मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 cos थीटा +1 करो, या तो याद रखो C2 -1 C3 0 C4 +1, तो C3 क्या हो गया 0। अच्छा 3C2 की बात करें, C2 है, C2 की बात करें, आपको पता है 3 C2 लिखेंगे, उसके बदले एक ही हम, ठीक है, कंबाइन तीनों को जोड़ नहीं देंगे, ये तीनों एक ही जैसा है यहाँ पर। तो चलो C2 के बदले क्या लिखेंगे हम, आपको पता है C2 के बदले क्या लिखेंगे -1, सिग्मा H है, सिग्मा है 1, ये भी सिग्मा है 1। अच्छा ये S3 का क्या लिखेंगे, S3 याद कीजिए, आपको मैंने बताया था कि S2 जो होता है -3 होता है, S3 जो होता है -2 होता है, S4 जो होता है -1 होता है। नहीं याद है, अरे भैया 2 cos थीटा -1 कीजिए, 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 9, S3 है तो 120 रखिएगा, आपने ऑलरेडी क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका -2। तो इस तरह से जो आपका क्या निकला, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपका कौन सा निकला, XYZ कोऑर्डिनेट पे, मतलब कि 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि 3n आपको 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बिहाफ पे जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकला वो ये निकला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी इसको 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे ब्रेक करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इसको जो है डिराइव करेंगे, और उसके बिहाफ पे फिर हम इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर हम लोग जो बॉन्ड वेक्टर और बॉन्ड एंगल के बिहाफ पे एक ही लेक्चर में करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।